वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडेक्स जुडिशरी। आज एक लेटेस्ट लीगल अपडेट आपसे शेयर करेंगे और वो रिलेटेड है दिल्ली एपीपी के अपॉइंटमेंट से। रिसेंटली 19 जन 2026 को एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर विद द कंसल्टेशन ऑफ यूपीएससी, जिसमें एपीपी के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सर्टेन रूल्स बताए गए हैं। अगर आप दिल्ली में एपीपी बनना चाह रहे हैं तो आपको ये ज़रूर नोटिफिकेशन पता होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स अभी रिसेंटली अप्लाई होंगे। ठीक है, चलिए इस नोटिफिकेशन के थ्रू हम डिस्कस कर लेते हैं वो सारे क्वेश्चंस जो एक एस्पिरेंट के माइंड में आ सकते हैं। जैसे नंबर 1 कि अब जो एपीपी की वैकेंसी आएगी दिल्ली में, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितना होने वाला है और ये जो नोटिफिकेशन आया है इसके जो न्यू रूल्स हैं वो क्या हैं, who will be eligible for this post, साथ ही साथ who will be benefited under this notification, यानी कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी हैं क्या जिनको इस नोटिफिकेशन के से कुछ इसेंशियल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट के माइंड में आना चाहिए वो ये कि इस वैकेंसी जो आएगी एपीपी की दिल्ली की वो कब तक नोटिफाई हो सकती है। रीज़न बीइंग कि जो स्क्रीन पे आप नोटिफिकेशन देख रहे हो उसमें सिर्फ और सिर्फ सर्टेन अमेंडेड रूल्स बताए गए हैं जो कि अपकमिंग एपीपी की वैकेंसी पर अप्लाई होंगे। तो ये एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें कि आपसे फॉर्म फिल करने की एक्सपेक्टेशन की गई हो, ये आपको डिटेल्ड क्वालिफिकेशन की बातें बताई गई हो। राइट, तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट रूल्स ऐड ऑन हुए इस वैकेंसी में वो हमारे लिए देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हमारे लिए जानना ज़रूरी है। पहला रूल तो ये है कि ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें एक स्केड्यूल अटैच की गई है, उसी स्केड्यूल में आपको बताए गए हैं इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन के रूल्स। राइट, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने वाली है वो ये कि हमारे पास दिल्ली में जो एपीपी के अपॉइंटमेंट्स अब तक होते रहे हैं वो 20 और 21 की रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है, बट अब जो आएगा रूल्स वो 2026 वाले रूल फॉलो किए जाएंगे। ये इस नोटिफिकेशन में क्लैरिटी कर दी गई है कि अगर कोई रूल्स इनकंसिस्टेंट होते हैं 20 और 21 में और साथ ही साथ 26 के बीच में, तो 26 वाले जो रूल हैं ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये प्रिवेल करेंगे। राइट, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी दिल्ली गजट में ये नोटिफिकेशन में की डेट पब्लिश नहीं हुई है कि किस डेट से इसके रूल्स अप्लाई होंगे, तो ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न आपके लिए हो सकता है। इसके बाद चलिए हम देखते हैं इसके स्केड्यूल जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एज एन एस्पिरेंट्स टू बी नोन दैट। पहली चीज़ ये पोस्ट है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट जो 2025 में इन्होंने नोटिफाई किए हैं वो 265 हैं। तो इट्स मीन दैट कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 265 की लिमिट के अंदर ही होंगी, इससे बढ़ भी सकती है और इससे कम भी हो सकती है। इट विल डिपेंड्स कि कितनी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन ये एग्जैक्टली निकालते हैं। एक एवरेज जो आइडिया है वो 260 और 65 के अराउंड है। सेकेंड चीज़ है जो आप एपीपी की पोस्ट की बात कर रहे हैं दिल्ली की, वो ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट है। राइट, सो द ग्रुप ए पोस्ट है तो एक बार इसकी सैलरी देख लेते हैं, बिकॉज इसमें 7th पे कमीशन के रूल्स अप्लाई होते हैं, जिसकी बेसिक सैलरी जो होगी वो 56,100 होगी एंड आफ्टर फाइनलाइजेशन ये आपकी 1,77,000 आपका अराउंड जाएगा। तो ए लेवल की पोस्ट है, 7th पे कमीशन अप्लाई हो रहा है इस पे। एक और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि अब जो एपीपी की वैकेंसी आने वाली है इसमें एज लिमिट क्या होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि मैक्सिमम यानी नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स है। 35 के अबव वाले कैंडिडेट एपीपी की पोस्ट के लिए फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट जानने वाली बात यह है कि जो गवर्नमेंट पोस्ट पर है, किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी इंस्ट्रक्शन इससे रिलेटेड, उसमें 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है मैक्सिमम। इसके बाद आते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर, यानी एपीपी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। इसमें सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉ डिग्री आपके पास होनी चाहिए जो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की है। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको कंसीडर करनी है वो ये कि इसमें फिर से वही प्रॉब्लम आ गई और प्रॉब्लम है 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एट द बार, यानी जो हमारा स्ट्रगल चल रहा है
कि हमको 3 इयर्स कोर्ट प्रैक्टिस की एक्सपीरियंस की क्यों एक्सपेक्टेशन की जा रही है, तो एपीपी की पोस्ट जो इन्होंने डिक्लेयर करी है उसमें इन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर आप एपीपी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं दिल्ली में तो आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एट बार। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें आपसे कैसा एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्या इसमें वो आपका वकालतनामा सबमिट करने के लिए बोलेंगे या आपसे केसेस की डिटेल्स मांगेंगे, तो एज सच क्लैरिटी नहीं है। बट सिंपल सी बात अगर आप देखो तो एपीपी के लिए अगर आपने इनरोल करा लिया अपने आप को एज अ एडवोकेट, तो फ्रॉम द डेट ऑफ योर इनरोलमेंट इन योर पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट में आपने स्टेट बार में आपने अपने आप को रिकॉग्नाइज कराया है, उस डेट से आपका टाइम ड्यूरेशन काउंट होगा। ठीक है, तो ये टोटल 3 इयर्स आपका माना जाएगा, यानी जिस डेट को आपने स्टेट बार में अपने आप को इनरोल कराया है वहाँ से 3 इयर्स आपके काउंट होने वाले हैं। कोई स्टैंडिंग प्रैक्टिस की बात एज सच नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। मीन्स ये दो आपने जो देख रहे हो वो तो हो गई इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक और चीज़ है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, यानी कि इसमें कहा गया है कि एक्सपीरियंस एज अ गवर्नमेंट एडवोकेट। यहाँ पर प्लीज़ आप लोग क्लैरिटी रखें कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में इस रूल को अप्लाई नहीं किया जाएगा। रीज़न बीइंग, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की अगर पोस्ट की बात होती तो वहाँ पर हम इस चीज़ को कंसिडर कर सकते थे, बिकॉज ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इनिशियल स्टेज पर एक गवर्नमेंट एडवोकेट ही होता है, तो इसमें एज सच एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, सो दिस रूल विल नॉट बी अप्लाइड। वैसे भी आपने नोटिफिकेशन में भी देख लिया कि डिज़ायरेबल है, नॉट नेसेसरी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की मैं बात यहाँ पर कर लेती हूँ कि क्योंकि कंसल्टेशन यूपीएससी को देना है, यानी कि इस एपीपी की अपॉइंटमेंट के लिए यूपीएससी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। अब यूपीएससी अगर चाहे तो एज लिमिट से रिलेटेड या इसेंशियल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या फिर एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो इसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर की गई है, इसमें कुछ सर्टेन रिलैक्सेशन दे सकता है। ठीक है, वो भी एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यूपीएससी कोई रिलैक्सेशन देता है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के अंडर, उसे रीजंस इन राइटिंग सबमिट करना होगा। तो क्या क्या यूपीएससी रिलैक्सेशन आपको दे सकता है, मींस अगर जो आपकी क्वालिफिकेशन है एज रिलेटिंग टू द क्वालिफिकेशन, वहाँ पर रिलैक्सेशन मिल सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप देख रहे हो वो है एक्सपीरियंस स्टैंडर्ड नोट। यहाँ पर अगर यूपीएससी ये सेटिस्फाई होता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो एस्पिरेंट हैं उनका सफिशेंट रिप्रेजेंटेशन एपीपी की फॉर्म फिलिंग में नहीं है, तो उनको कुछ सर्टेन रिलैक्सेशन मिल सकती है, चाहे वो 3 साल की कोर्ट प्रैक्टिस की बात हो और या फिर जो परसेंटेज वो नॉर्म बनाएंगे, यानी एलएलबी में कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो उस पर्टिकुलर परसेंटेज में कुछ रिलैक्सेशन आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ जो बात है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड एस्पिरेंट को रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, और वो बात यहाँ पर इसमें कही गई। हालांकि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि यूपीएससी की डिस्क्रिप्शन पे है ये, जो कि डिसाइड करेंगे ऑन द क्राइटेरिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते आप कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड एस्पिरेंट को कोर्ट प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, बिकॉज एज सच एग्जाम्पशन नहीं दिया गया है। बट जैसे जनरल कैटेगरी में 3 इयर्स है ना, सपोज जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को बोला गया है कि आपके पास 3 इयर्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इनको 2 इयर्स या 1.5 इयर्स या 1 ईयर ऐसा कुछ रूल बना सकते हैं। तो ये डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूपीएससी। ठीक है, इसके बाद फिर आप नेक्स्ट देख रहे हो इसमें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के से रिलेटेड जो भी यहाँ रूल दिए हैं, क्या ये प्रमोटीज पर भी अप्लाई होंगे। तो देखिए, हम प्रमोटीज की बात तो नहीं कर रहे, बिकॉज यहाँ एक चीज़ क्लियर है कि जो भी अपॉइंटमेंट यहाँ होना है ना वो डायरेक्ट, यहाँ आप देख रहे हो ना 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो यानी कि आप अपॉइंटेड कैंडिडेट्स को नहीं इसमें अप्लाई कर रहे हो, तो इसलिए इस रूल की हम बात नहीं करते। इनिशियल स्टेज पर 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। ये सारी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो इसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई होंगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स थे एपीपी की पोस्टिंग से रिलेटेड।
अब अगर जो भी अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है दिल्ली में, बिकॉज अब तो इस नोटिफिकेशन को देख के स्टूडेंट ये बिल्कुल क्लियर है कि बहुत जल्द ही आपको एक एक सफिशेंट अमाउंट नंबर ऑफ वैकेंसीज एपीपी के देखने को मिलने वाली हैं। और रूल्स क्या होने वाले हैं इसमें, जो एक इम्पॉर्टेंट रूल्स है वो है 3 इयर्स कोड प्रैक्टिस का, यानी आपको इनरोलमेंट के 3 साल हो जाने चाहिए उस डेट को, जो डेट ये पब्लिश करेंगे क्राइटेरिया को। तो ये था हमारा ब्रीफ में एक डिस्कशन जो कि हमारा रीसेंट नोटिफिकेशन आया है दिल्ली एपीपी से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं ब्रीफ में सिलेबस की कि क्या एक्सपेक्टेड है, सिलेबस क्या हो सकता है। तो अब तक जो हम लोग एपीपी का सिलेबस देख रहे थे, जो अब तक पूछा गया है, उसमें हमारे क्रिमिनल लॉज इंक्लूडेड थे, दैट इज़ आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। इनकी जगह पर हमको न्यू क्रिमिनल लॉज देखने को मिलेंगे, यानी बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। साथ ही साथ कुछ स्पेशल लेजिस्लेशन दिल्ली एपीपी में पूछे जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो लेजिस्लेशन अब भी इसका एग्जामिनेशन में सिलेबस का पार्ट होंगे, बट फिर भी रियलिटी क्या होगी वो हमें नोटिफिकेशन जो डिटेल आएगा उससे पता चलेगा। तो अब तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे पास प्रीवियसली हुए हैं, उसमें आपके कुछ लेजिस्लेशन है, जैसे कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 का ये लॉ पूछा जाता है। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये भी इस लॉ का पार्ट है। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इस सिलेबस का पार्ट हो सकते हैं। इन एडिशन टू दिस आपका जनरल स्टडीज़ भी इसका पार्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है। तो दिस इज़ ऑल फॉर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। बाकी आप वेट करें, डिटेल नोटिफिकेशन आज जैसे ही आता है इससे रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आपको शेयर की जाएगी। तो होपफुल रहें, तैयारी अपनी ठीक रखें, एपीपी को लेकर जैसी वैकेंसी आती है अपनी तैयारी शुरू कर दें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Oh